अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में हम लोग आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है आप लोगों से कि शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था। यानी कि शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था, यह आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बालाजी बाजीराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने, या फिर बाजीराव प्रथम ने, या फिर उपरोक्त में से सभी। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका सही है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि बाजीराव प्रथम जो थे वह हिंदू पद की नीति इन्होंने अपनाई थी। किसकी नीति अपनाई थी? हिंदू पद की इन्होंने नीति अपनाई थी। ठीक है। हिंदू पद को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग शाही नीति भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शाही नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था, और इन्होंने कौन सी नीति के तहत ये किया था? तो हिंदू पद या फिर हम लोग कह सकते हैं शाही नीति के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है आप लोग का कि 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? मान सिंह के बीच में, टोडरमल के बीच में, जयसिंह के बीच में, या फिर शाहिस्ता खान के बीच में। तो 1665 की जो आपकी पुरंदर की संधि हुई थी वह आपकी हुई थी 22 जून 1665। 22 जून 1665 में यह आप लोग की संधि हुई थी। किसकी? पुरंदर की संधि। और अगर हम बात करते किसके मध्य हुई थी, तो यह आपका शिवाजी और जयसिंह के बीच में आपकी यह संधि की गई थी। ठीक है। अगर बात करते हैं कि यह जयसिंह जो थे वह कहां के राजा थे, तो यह आपके कछवाहा के राजा थे। ठीक है, कहां के? कछवाहा के ये राजा थे, और इन्हीं के बीच में आप लोग की संधि की गई थी पुरंदर की। प्रश्न नंबर 3 देखिए दिया हुआ है, शिवाजी के राज्यकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख था? ठीक है, वित्त विभाग का प्रमुख किसके शासनकाल के बारे में पूछ रहा है? शिवाजी के राज्यकाल के बारे में। चार ऑप्शन अमात्य कहते थे उनको, यानी कि शिवाजी के जो काल था उसमें जो वित्त विभाग के प्रमुख होते थे उनको क्या कहते थे? अमात्य, सचिव, मंत्री, या फिर हम लोग सुमंत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हम लोग उनको अमात्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी उस समय की जो शिवाजी के समय के जो अष्ट प्रधान में से एक वित्त विभाग भी देखने वाला पद था जिसे अमात्य कहा जाता था। ठीक है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो इसे हम लोग वित्त मंत्री के नाम से हम लोग जान सकते हैं। अमात्य को हम लोग वर्तमान समय में वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। ठीक है, वित्त मंत्री। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 4 पे। देखिए प्रश्न नंबर 4 कर रहा है आप लोगों से यहां पर कि पेशवा वंश की स्थापना की, पेशवा वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। शिवाजी के द्वारा, बालाजी द्वितीय के द्वारा, बालाजी विश्वनाथ के द्वारा, या फिर बालाजी बाजीराव के द्वारा। तो यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका यहां पर पेशवा वंश की स्थापना है वह बालाजी विश्वनाथ के द्वारा की गई थी। ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 5 पे। देखिए प्रश्न नंबर 5 कर रहा है आप लोगों से यहां पर कि निम्नलिखित वर्षों में शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। यानी कि शिवाजी तो थे ही, उनका नाम था, लेकिन छत्रपति की उनको उपाधि जो है उन्होंने कब धारण की थी, यह आपको बताना है। 1674 में, 1675 में, 1676 में, या फिर आपका 1670 में। तो देखिए शिवाजी ने जून 1674, ठीक है, जून 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इनका सबसे पहला जो राज्याभिषेक आपका 1674 में हुआ था, और इसी समय से इनको क्या हुआ था? छत्रपति की उपाधि भी धारण कर दी गई थी। ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 6। क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6 भाई? यहां पर पूछ रहा है कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है। प्रश्न नंबर आपसे 6 का रहा है कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण क्या है? माही है, घग्गर है, नर्मदा है, या फिर आपका कृष्णा है। सभी लोग कमेंट करते रहे, इसका आंसर जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि घग्गर इसका सबसे सटीक उदाहरण हम देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। दिया हुआ है आप लोग का यहां पर कि वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया, और आपदा की स्थिति जो है आपकी बिहार में उत्पन्न हो गई थी। वह कौन सी नदी थी? गंगा, गंडक, कोसी, या फिर आपका घाघर। तो यहां पर सही आंसर होगा सी, कोसी ने अपना मार्ग जो है वह उसने परिवर्तित कर लिया था, जिसके कारण बाढ़ आ गया था। और इसे जो आपका कोसी नदी है इसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, इसी को बिहार का शोक,
अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 8 पे। देखिए प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है आप लोगों से कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, यानी कि जो कि आपका मैक्सिमम अपना जो बहाव का रास्ता है उसे बदलती है, वह कौन सी नदी है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या फिर आपका गंगा नदी। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी ने सबसे पहले 2008 में आपका अपना जो मार्ग वह आपका बदल दिया था, जिसके कारण से बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 9। दिया हुआ है आप लोगों का कि यहाँ पर खारी नदी जिस अपोह तंत्र का अंग है वह क्या है? खारी नदी जो है जिस अपोह तंत्र का अंग है उस अपोह तंत्र को क्या कहते हैं? अरब सागरीय, आंतरिक अपोह, अनिश्चित अपोह या फिर बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं खारी नदी के बारे में, तो यह किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे अगर प्रश्न पूछे कि खारी नदी किसकी सहायक नदी है भाई, तो यह आपकी चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल नदी की यह सहायक नदी है। ठीक है, क्या है आपकी? सहायक नदी। ये आप लोग ध्यान रखिए, कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछता भी है कि बताइए कि फलाना नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 10 पे। दिया हुआ है निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका स्रोत जो है वो हिमनदों में नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोसी या फिर आपका मंदाकिनी। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा सी, यानी कोसी नदी का जो स्रोत है वह हिमनदों में हमें देखने को नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर आपका 11 दिया हुआ है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर जो है आपका उसमें किस नदी से पानी आता है? सोन नदी से, कोसी नदी से, गंडक नदी से या फिर आपका मयूराक्षी नदी से। तो सही आंसर होगा आपका सी, गंडक नदी से यह इसका पानी आता है। ठीक है, त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है, यह ध्यान रखिएगा कि त्रिवेणी नहर में जो आपका पानी आता है वह किस नदी से आता है? तो वह आपका गंडक नदी से आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 12। यह है प्रश्न नंबर 12 कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारत में पहली बार जो लोक सेवा आयोग की स्थापना है वह किस अधिनियम के तहत हुई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग यानी कि जो आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, उस संस्था की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा की गई थी। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या आपका यूपीपीएससी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो यूपीपीएससी जो आपका है इसका जो व्यय है वह किस निधि के द्वारा दिया जाता है? भारत की संचित निधि के द्वारा, या फिर राज्य की संचित निधि के द्वारा, या फिर फीस द्वारा, इसके स्वयं के एकत्र निधि पर, या फिर आकस्मिक निधि पर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि राज्य की संचित निधि पर यह आपका आश्रित होता है या फिर भारित होता है। प्रश्न नंबर 14 दिया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आपका यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष का क्या नाम था? शीला दीक्षित, रोज बैथ्यू, वीणा मजूमदार या फिर मार्गरेट अल्वा। प्रश्न नंबर आपका 14 का आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोज बैथ्यू जो थी वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं, बताइए कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान जो अध्यक्ष है वह कौन है ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 15 दिया है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही है? भारत के संघ लोक सेवा आयोग यानी आपका यूपीएससी के लिए कौन सा जो कथन है वह आपका सही है? यह राज्य लोक सेवा आयोग की निरीक्षण करता है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जाते हैं, यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर आपका 16 दिया, संविधान की किस अनुच्छेद के, संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? 315 अनुच्छेद, 316 अनुच्छेद, 317 अनुच्छेद या फिर 318 अनुच्छेद। तो यह सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 317 अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनको हटाया जा सकता है।
प्रश्न नंबर 17 देखिए दिया हुआ है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कि जो आपका जो स्टेट यूपीएससी होता है, ठीक है, स्टेट यूपीएससी होता है, जैसे अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी पीएससी, ठीक है, यूपी पीएससी। तो यहाँ पर यूपी पीएससी के जो सदस्य की नियुक्ति है वो कौन करेगा? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का, अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग का। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि आपका अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वही उनके सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 18 दिया है यहाँ पर कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? दिया है एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं भाई? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, या फिर आपका दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर प्रबल नाभिकीय दल। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका डी, प्रबल नाभिकीय बल यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए परमाणु का जो नाभिक, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल नाभिकीय बल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, और जो प्रबल नाभिकीय बल है सभी मूल बलों में सबसे प्रबल होता है। ठीक है, सभी जो मूल आपके क्या होते हैं? बल होते हैं। मूल बल में आपका क्या होता है? ये आपका प्रबल होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 19 पे। दिया है भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत कहां पर स्थित है, जो कि नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी? कोची, हजीरा, या फिर विशाखापट्टनम, या फिर आपका पिपावाह। तो सही आंसर होगा आपका सी, विशाखापट्टनम में आपका यह सही आंसर है। ठीक है, यह भारत की पहली स्वदेशी निर्मित आपका नाभिकीय पनडुब्बी भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली स्वदेशी नाभिकीय पनडुब्बी है, यह आपका कौन सा नाम इसका है? आईएनएस। ठीक है, आईएनएस अरिहंत इसका नाम है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 20। यह है कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः किस तत्व का उपयोग करते हैं हम लोग? हीलियम का, रेडियम का, यूरेनियम का, या फिर आपका एक्टिनियम का। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी, यानी परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। और अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे लद्दाख में यूरेनियम का यहाँ पर खदान पाया गया है। ठीक है, लद्दाख में यूरेनियम का खदान पाया गया है, जो कि भारत के लिए सबसे उपयोगी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 21 दिया है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? ध्रुव, हर्षा, अप्सरा, या फिर आपका विपुला। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है आपका वह अप्सरा है। क्या है आपका? अप्सरा। या फिर परमाणु रिएक्टर भी बोले तो भी आपका वही होगा, परमाणु रिएक्टर बोलिए, परमाणु रिएक्टर। ठीक है, तो भी आपका क्या होगा यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अप्सरा होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग ना, रिएक्टर। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 22 पर। देखिए प्रश्न नंबर 22 कह रहा है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं इनमें से कोई नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या फिर आपका प्रोटॉन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो मुक्त आपका कह सकते हैं यहाँ पर जो देखिए प्रश्न नंबर 22 कह रहा है आप लोगों से कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं इनमें से कोई नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। दिया है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? इसमें से कोई वोल्टेज नहीं होता है, स्विच बंद या चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, या फिर स्विच चालू होने पर। तो सही आंसर होगा आपका सी, स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। ठीक है, स्विच बंद होने पर ही बिजली का प्रवाह जो होगा वह सर्किट में होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए एक स्विच की दो अवस्थाएं होती हैं, एक जो स्विच होता है आपका इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, ये यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं। पहली होती है आपकी ऑन और दूसरी जो होती है आपकी ऑफ। ठीक है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं ओपन और आपका क्लोज। तो इस प्रकार से जब यह आपका बंद होगा तभी बिजली का प्रवाह पूरे सर्किट में होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 24। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम उस पदार्थ का नाम बताएं आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो कि कुचालक भी है, यानी बिजली कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है, तो वो आपका अभ्रक होगा। ठीक है, अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज होता है। ये क्या होता है आपका? गैर
धात्विक खनिज होता है, ठीक है, धात्विक खनिज होता है, इसीलिए यह आपका क्या होता है, बिजली का कुचालक होता है और ताप का सुचालक होता है। और प्रश्न नंबर 25 देखिए दिया हुआ है, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बहुत बुरा सुचालक है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, अभ्रक। वही प्रश्न आपका दोबारा पूछा गया। दिया हुआ है कि किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। किस मंगोल सेनापति ने, यानी उस मंगोल सेनापति के बारे में आपको बताना है जिसने कि अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। तो भाई यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तरगी, इकबाल मंद, कुतलक ख्वाजा या फिर आपका कदर। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगोल सेनापति तरगी ने अलाउद्दीन खिलजी को सन 1303 में हराया था। कब हराया था, सन 1303 ईस्वी में इसने हराया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगले प्रश्न में की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर आपका 27 दिया हुआ है कि सर्व कर किस पर लगाया जाता है। सर्व कर किस पर लगाया जाता है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि सर्व कर जो है इसे हम लोग सिंचाई कर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से, सिंचाई कर के नाम से जानते हैं। और यह जो आपका लागू किया जाता है वह जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये सबसे पहली बार जो लगाया था सर्व कर, जो सबसे पहली बार लगाया था वह फिरोज तुगलक ने लगाया था, ठीक है। फिरोज तुगलक ने सबसे पहले आपका कह सकते हैं कि सर्व कर या फिर जल आपूर्ति कर लगाया था, जो कि पूरी उपज का 10% था, ठीक है। यानी कि इस खेत, जिस जो भी खेत होगा उस खेत में अगर मान लेते हैं एक बिस्सा खेत है, उस एक बिस्सा खेत का 10% वह उसका वसूल करता था सर्व कर, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 28 दिया हुआ है, वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायाब एक खुदाई या फिर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलबन जो था वह खुद को ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता था। प्रतिनिधि यानी कि वह अपने आप को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधित्व करता था। वह पृथ्वी पर कहता था कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ दूत हूं, अल्लाह का दूत भी वह अपने आप को कहता था, इसलिए यहां पर नायब खुदाई या फिर ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 29 पे। दिया है वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था, यानी उस मुस्लिम यात्री के बारे में बताना है। और वह मुस्लिम यात्री के लिए 4 ऑप्शन आपके पास है, अलउमरी, अलबरूनी, इब्न बतूता और अब्दुल रज्जाक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अब्दुल रज्जाक जो था वह एक ऐसा मुस्लिम यात्री था जो कि विजयनगर दरबार में आया हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि यह किसके दरबार में आया था, तो यह देवराय टू यानी फिर सेकेंड कह सकते हैं कि दरबार में आया था। और सन में अगर हम बात करते हैं तो यह 1442 ईस्वी में यह आया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 30। भाई प्रश्न नंबर 30 का रहा है कि तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था। यानी पृथ्वीराज चौहान ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें वह पराजित हुए थे तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी से। कन्नौज के युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के युद्ध में या फिर आपका खानवा के युद्ध में। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर जो सही आंसर होगा वह बी सही होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1192 में हुआ था। आप सभी को पता होगा इतिहास के प्रमुख युद्ध आप लोग अगर टॉपिक पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग का इसका जिक्र जरूर मिलेगा, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 31। भाई प्रश्न नंबर 31 क्या बोल रहा है, इसे हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि भारत में दास यानी कि जो स्लेव होते हैं, दास राजवंश की स्थापना किसने की। यानी कि ऐसा राजवंश जिसके सभी शासक किसी न किसी शासक के दास रहे थे। गयासुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ने, इल्तुतमिश ने या फिर आपका मोहम्मद गोरी ने। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत जो सही आंसर होगा वह बी सही आंसर होगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि 1206, ठीक है, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1206 से लेकर के जो आपका 1290 का समय है ना, इसमें जितने भी शासक रहे सभी के सभी आपके गुलाम वंश या फिर दास वंश के शासक रहे थे, ठीक है। जिसका संस्थापक कौन है भाई, कुतुबुद्दीन। इसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक,
ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पूरा नाम है, इसी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 32। यह है महान कवि फिरदौसी किसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे, यानी किसके राज दरबार में वह राजकवि थे? राजा सुलेमान के, सुल्तान महमूद के, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान महमूद के राज दरबार में कवि फिरदौसी राज दरबारी के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन्होंने कितने छांदों की रचना की थी, तो इन्होंने लगभग 1000 छांदों की रचना की थी। किसके लिए भाई? तो सुल्तान महमूद के लिए इन्होंने रचना की थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 33 दिया हुआ है, अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम, यहां पे सही होगा। ठीक है, मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? 1221 में, 1222 में, या फिर 1223 में, या फिर 1224 में? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर हम बात करते हैं मंगोल प्रथम बार चंगेज खान, ठीक है, प्रथम बार चंगेज खान, जिसको हम लोग चेमुतीन के नाम से भी जानते हैं, चंगेज खान को चेमुतीन के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने 1221 में सिंधु नदी के तट पर आया था और चंगेज खान स्वयं को खुदा कहा करता था। चंगेज खान जो था वह स्वयं को खुदा भी कहा करता था, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, एक और बात, इसको बोला जाता था कि इसे श्रापित बोला जाता था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो इसको श्रापित बोलते थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 34 दिया हुआ है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 1226 में, 1398 में, 1442 में, या फिर 1526 में? तो सही आंसर होगा बी, 1398 ईस्वी में यहां पर तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। देखिए अगर हम बात करते हैं कि खैबर दर्रे, ठीक है, एक खैबर दर्रा है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इतिहास में कई बार आप लोग को देखने को मिलेगा ये शब्द। खैबर दर्रे को पार करके तैमूर लंग ने भारत में प्रवेश किया था और 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। किस पर भाई? दिल्ली पर इसने आक्रमण किया था। और जब यह दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का जो शासक था वह आपका नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक है, कौन था आपका? नसीरुद्दीन महमूद उस समय दिल्ली का शासक था। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 35, मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? मोहम्मद गोरी के द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक पृथ्वीराज, जयचंद, मूलराज, या फिर परमाऊ देव? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान ऐसा प्रथम शासक था जो कि मोहम्मद गोरी के द्वारा पराजित किया गया था, जो कि तराइन के युद्ध में आपका पराजित हुआ था। 1191 ईस्वी में यह पराजित हुआ था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 36 दिया हुआ है, महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया था? यानी कि जो आक्रमण का कह सकते हैं कि क्षेत्र था वह कौन कौन सा क्षेत्र था? एक लाइन से अगर हम बात करते हैं तो हम केवल आपको आंसर बता दें कि महमूद गजनवी ने सबसे पहले मुल्तान पर उसने आक्रमण किया था। ठीक है, सबसे पहले उसने मुल्तान पर, फिर थानेश्वर पर, फिर कश्मीर पर, फिर मथुरा पर, फिर कन्नौज पर इसने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसने जो क्रम था, इसने शुरुआत जो किया था वह आपका 1006 ईस्वी में इसने शुरुआत कर दिया था आक्रमण करने का। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 37। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि मंगलम सिंचाई परियोजना क्या है? मतलब मंगलम सिंचाई परियोजना जो है वह किस प्रदेश की सिंचाई परियोजना है, ये आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, या फिर आपका पश्चिम बंगाल? तो सही आंसर होगा बी, यानी कि केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना चालू की गई थी। और केरल के किस जिले में? तो यह आपका पलक्कड़ जिले में। ठीक है, पलक्कड़ जिले में इसकी शुरुआत की गई थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यह परियोजना कब पूरी हुई थी, तो 1996 में यह परियोजना आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 38 पे दिया है कि
सारण सिंचाई नहर निकलती है, यानी किस नदी से सारण सिंचाई नहर आपकी निकलती है, ये आपको बताना है। सोन नदी से, गंगा नदी से, कोसी नदी से या फिर आपका गंडक नदी से। तो सही आंसर होगा आपका कि यह गंडक नदी से आपकी निकलती है। अगर हम बात करते हैं कि यह आपका कितना लंबा है सिंचाई नहर जो आपका है सारण, तो 740 मीटर यह आपका लंबा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इससे और भी बहुत सारी नहरें निकलती हैं, लेकिन प्रमुख जो नहर आपकी सारण सिंचाई नहर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 39 दिया हुआ है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज या फिर गोविंद बल्लभ सागर बांध। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वह आपका हरिके बैराज है, ठीक है। इंदिरा गांधी जो नहर है इसका जो उद्गम है वह हरिके बैराज है, जो कि ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। क्या होता है आपका? ब्यास और सतलज नदी के, जो आपका सतलज नदी है इसके संगम से जो आपका एक जगह बनता है वही एक इस जगह का नाम रखा गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस नहर की मुख्य लंबाई कितनी है, इस नहर की लंबाई जो है तो वह 649 है, ठीक है। 649 आपकी इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। चलिए बात है प्रश्न नंबर आपका 40 दिया है, राजस्थान यानी इंदिरा नहर कहां से निकलती है? इंदिरा नहर जो है आपकी कहां से निकलती है या फिर राजस्थान नहर कहां से निकलती है? चार ऑप्शन, रावी, ब्यास, सतलज या फिर चंबल। तो मैंने अभी आपको बताया ब्यास और सतलज, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन लगाना है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं होगा, हम यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही करेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न का जो ऑप्शन दिया गया वह गलत दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ और उसका उद्गम क्या है? सतलज नदी पर भाखड़ा बांध, रिहंद नदी पर रिहंद घाटी योजना, महानदी पर हीराकुंड योजना, सतलज नदी पर हरिके बांध। तो पुनः हम यहाँ पे इसका आंसर क्या करेंगे? सतलज नदी पर हरिके बांध आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त होता है किससे? ब्यास से, चिनाब से, रावी से या फिर सतलज से। तो नीचे दिए गए कूट से सही का निशान लगाना आपको, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3, 1 3 4। तो सही आंसर होगा आपका डी, यानी कि 1 यानी कि ब्यास, रावी और सतलज, ये आपके तीनों ही सही आंसर, यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो है वह इन तीनों से ही जल आपकी प्राप्त करती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 43 दिया है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल क्या है? हरिद्वार में, नरोरा में, बरेली में या फिर आपका कानपुर में। तो देखिए जो आपकी निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है वह आपकी नरोरा में है। कहां पे भाई? नरोरा में है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 44 दिया है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऐसा कौन सा नहर प्रणाली जिससे बिहार क्षेत्र में आपकी सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर या उपरोक्त में से कोई भी नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिवेणी नहर से बिहार में सिंचाई जो कार्य है वह संपन्न किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 45 दिया हुआ है, हरियाली एक नई योजना है द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए, मरुस्थल के वनीकरण के लिए या फिर गोचर भूमि विकास के लिए। तो चार ऑप्शन दिए गए, इनमें सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि बंजर भूमि विकास के लिए हरियाली एक नई योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 46 दिया हुआ है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टि के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 1956 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टि के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 47 दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? 1950, 1953, 1956 या फिर 1961 में। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश को एक भाषाई आधार पर गठन किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था या फिर निर्माण किया गया था? पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु या फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आंध्र प्रदेश को यहां पर सबसे पहला सर्वप्रथम गठन किया गया था। और कब किया गया था? तो 1953 में इसका गठन किया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 49 दिया हुआ है कि सिक्किम भारत का एक सह राज्य एसोसिएट स्टेट
कब बनाया गया था? 30वें संशोधन के तहत, 32वें संशोधन के तहत, 35वें संशोधन के तहत, या फिर आपका 42वें संशोधन के तहत? तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी, यानी कि 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 50, दिया है कि लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 30, 27, 25 या फिर आपका 20? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20 यहाँ पे सही होगा, यानी कि लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए 20 सीटें आपकी आरक्षित की गई हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आज कुल 50 प्रश्नों को आज हम लोगों ने हल किया। उम्मीद करते हैं ये आप लोग के लिए प्रश्न जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे कि आप